अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो अहम फैसले और जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आलमी सतह पर भी बहुत सी अहम पेशरफ सामने आ रही हैं। कल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पाया है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल एक तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रियाज में तय पाने वाले इस मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। इस मुआहदे में दोनों ममालिक ने अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। इसी के साथ साथ जो एक सैलाब की सूरत हाल है मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, वहाँ पर होने वाले जो नुकसानात हैं और उन नुकसानात से मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है, इस पर पहले भी गुफ्तगू होती रही है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की, ख़ास तौर पर कश्मीर में और मुल्तान के अंदर, या कुछ रोज़ कबल भी जो जलालपुर पीरवाला के इलाकों से जो खबरें आ रही थी वहाँ पर जो दौरे भी हुए, मरियम साहिबा ने दौरे किए और दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने भी दौरे किए। सैलाब मुतासरीन को जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल भी किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, सबसे पहले हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। सूरत हाल थी कश्मीर के अंदर कच्चे के हवाले से जो खबरें आई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब से तबाही मचाता हुआ सैलाबी रेला जो है दरियाए सिंध में दाखिल होने के बाद इस वक्त घोटकी में ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है ताहाल बरकरार है और 100 से ज्यादा कादिरपुर, रोंती और घोटकी के जो देहात हैं उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और गन्ना, कपास और सब्जियों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग जो है अपनी मदद आप के तहत निजी कश्तियों में भारी किराया अदा करके जो है महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। कई ऐसे अफराद हैं जो इन कश्तियों का किराया अदा नहीं कर सकते, वो अभी तक कच्चे के इलाकों में महसूर है और कई देहातों में जो है सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लोग जो है इस वक्त जो है सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जो बंद पर, हिफाजती बंद पर लोग निजी कश्तियों के जरिए मुंतकिल हो रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से उनको क्या जो है जो सहूलियात है फराहम की गई हैं, उनको कोई इमदादी टीमें, और यहाँ पर बंद पे जो हिफाजती बंद है यहाँ पर न सेहत की कोई कैंप नजर आ रही है और ना ही जो लाइव स्टॉक है उसके लिए कोई यहाँ पर इंतजाम किए गए। मजीद हम जो है सैलाब मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करके आने वाले अफराद से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हम अपनी तरफ से जो कश्तियाँ खड़ी कर रही हुई है किराए के तौर पर, हम उसी से यहाँ पर आना जाना हमारा होता है। इसी के अलावा सरकारी लिहाज से तो हमारे पास कोई ऐसी सहूलियत मुयस्सर नहीं है फिलहाल। तकरीबन हमारे पास जो आसपास के गांव हैं वो तकरीबन इसी में फंसे हुए हैं, उनके पास कोई कश्तियाँ नहीं है। जो किराए के तौर पर चलते हैं सिर्फ वही हमारा काम होता है। जो मीर बाहर के तरफ से खड़ाई यो पैसे दे के खड़े करते हैं उसी से हमारा गुजारा होता है। इमदाद के तो इस टाइम तो कोई इमदाद नहीं की गई, गवर्नमेंट तो हमारी संभारी नहीं ले गई। तकरीबन गांव में पानी भी है और फसलें भी तकरीबन डूब चुकी है। जो बीमार होता है हम इस तरह के कश्तियों पर आते हैं और कुछ भी सहूलत नहीं है हमारे पास। कुछ न गरीब हूँ, न पैसा न पावा, काॾे वञूं। बस हर को पियो आहे, फातो माल कोन्हे, अन्न पानी हर शइ पया नी पानी में। जी बिल्कुल, नकल मकानी करके आने वाले सैलाब मुतासरीन की आपने बातें सुनी। उनका ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत निजी कश्तियों में सवार होकर यहाँ पर आ रहे हैं और भारी किराए जो है वो निजी कश्तियों वालों को अदा कर रहे हैं। और इस वक्त निजी कश्ती वाले जो हैं उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं। पहले 100 रुपया लिया जाता था, अभी फी जो कस है 200 और उसके साथ जो मोटरसाइकिल ले आते हैं उसके भी 200 रुपये अदा कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो बीमार होते हैं उनको भी निजी कश्ती के जरिए जो है महफूज मकामात की जानिब आता है और उसके बाद उसको निजी क्लिनिक में जाकर उनका इलाज करवाया जाता है। मगर सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिनसे जो है सैलाब मुतासरा लोग हैं उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल थी, वो तफसीलात हमने आपके सामने रखी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो IMF के हवाले से या इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाल ही में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब के हवाले से बयान आता है, वीट के हवाले से, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल वक्तन बवक्तन सामने आ रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी तो वहाँ से अब निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर मुश्किलात जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको दरपेश हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब वक्त निकालने का। सर सबसे पहले तो सैलाब के हवाले से चंद सवालात होंगे कि पंजाब को जिस तरीके से हिट किया गया इन पानी की बाद और ख़ास तौर पर रावी में सतलुज में जो हमने सूरत हाल देखी, हम ये जिक्र कर रहे थे कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी तो निकल चुका है लेकिन अभी भी वहाँ पर कई मुश्किलात जो हैं वो मुतासरीन को दरपेश हैं। ये सैलाब या जिन इलाकों से पानी निकल चुका है, अभी आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, किस हद तक लोगों को मुश्किलात हैं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सैलाब का पानी जो है वो जब गुजरता है तो उसके बाद के जो तकलीफ हैं और जो उससे लोगों को परेशानी का सामना होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है, आपका ज़मीनी जो राब्ता है वो कट जाता है, आपके पास वहाँ पे बिजली का जो बंदिश और प्रॉब्लम और उसकी बहाली है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर सबसे बड़ी जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी सामने आती हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस तरह डेंगू है, मलेरिया है, आपके स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ आपको जो जल्दी अमराज खारिश वगैरह फंगस टाइप ये चीज़ें जो हैं ये उसके बाद आपको मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपके फूड आइटम्स हैं उसकी जो शहर से तरसील है वो राब्ता कट जाता है, वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही थी कि इमरजेंसी ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है, आप समझते हैं कि इससे ज़रूरी शोबे के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सकता है या अभी भी आपके कुछ मुतालबात हैं? नहीं, यकीनन हमारे जो मुतालबात थे, हमने पहले दिन जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो तशरीफ लेके कसूर गए तो वहाँ वापसी पे हम सबके सामने उन्होंने राब्ता किया प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने उन्हें गुजारिश की कि हमारे पास जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डेटा मौजूद है और हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं, हम जो फ्लडेड एरिया है अगर हम अपना रिलीफ जो कैश की सूरत में उन लोगों तक पहुंचाएं, उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हो ताकि वो लोग किसी भी ताखीर के बगैर वो फौरन अपनी चीजें ले सकें और अपना काम आगे बढ़ा सकें। उनकी इकोनॉमी जो है वो लाइव स्टॉक के साथ मुंसलिक होती है, दूध बेचते हैं, उनका रोजाना की बुनियाद पे जो दूध है उसी की उनको इनकम होती है और वो बेचारे वो जानवर जो हैं आज ना उनके पास चारा है, कई जो है वो पानी में बह गए हैं, तो उनको कैश की फौरी जरूरत है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। जो हमने ज़रूरी इमरजेंसी का कहा था जिसमें लोगों के बिल माफ करने थे बिजली के, जिसमें लोगों से जो ज़रूरी टैक्स और आबियाने की मद में वसूली की जाती है वो रोकना थी, बाकी उनके जो कर्जे थे वो रीशेड्यूल करवाने की रिक्वेस्ट थी हमारी कि उन्हें रीशेड्यूल कर दिया जाए कि 1 साल तक उनसे कर्जों की वसूली जो है वो ना की जाए। तो ये चीजें थी, उनमें से स्टार्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐलान की हद तक अगर कर भी दिया है, जो कि मेरे इल्म में नहीं है, कर भी दिया है तो वो उनके ड्राइंग रूम की हद तक है, होगा। लेकिन आप ओवरऑल जो अभी तक के इकदामात हैं पंजाब के अंदर जो मरियम साहिबा दौरे कर रही है, सर आप मुतमईन नहीं है उनसे? देखिए, मरियम बीबी के दौरों से तो हम बड़े मुतमिन हैं, दौरे तो वो वैसे ही बड़े करती हैं, दौरों पे तो हमें कोई एतराज नहीं है। दौरों के कोई फ्रूटफुल नताइज अगर सामने आए हैं तो उसकी बात की जाए। हमने उनके दौरों से तो एक सीएम है, उसके पास अपने जहाज, अपने हेली, सारा कुछ है, वो दौरे तो कर सकती हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। दौरों से क्या फवायद मिले हैं उनके हवाले से अगर कोई हो तो हम तो बार बार ये कह रहे हैं, हमने उनको सराहा भी है, जहाँ पे अच्छा काम हुआ है हमने उन्हें सराहा भी है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पे तनकीद का सामना भी उन्हें ही करना पड़ना है। अगर उनके पास कोई फिगर्स हैं जो उन्होंने रिलीफ दिया है सरकारी सतह पे, वो किस मद से अदा किए हैं,
वो हमें उनके साथ बताए तो यकीनन हम तारीफ भी करेंगे। और अगर एनजीओ कोई काम कर रही हो, लोकल एनजीओ हो या कोई फॉरेन डोनर हो, वो कुछ कर रहा हो, तो वो क्रेडिट या वो काम तो नहीं ना उनके खाते जा सकता। अच्छा चलें, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये जो मुल्क के अंदर सियासी एक सूरत हाल है, हाल ही में आपके इल्म में है कि जो राना सनाउल्लाह साहब सेनेट का इलेक्शन लड़े, पीटीआई ने बाइकआउट किया, फिर सेनेट के जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ से मुस्तफ़ी होना, ये क्या सूरत हाल सर आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर, ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए या ओवरऑल जो रहनुमाओं को सज़ाओं का मामला है? देखिए, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना। जो सियासी रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं वो एक क्रिमिनल एक्ट में हुई हैं। अगर तो उनके पास अपील का हक है, वो अपील में जाए। अगर वो बेगुनाह हुए तो यकीनन हाँ। वो बेगुनाह होंगे। वो तो एक अदालती प्रोसीजर है, उसको तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये वो सजा ठीक हुई है, गलत हुई है। ठीक है। वो जेर बहस नहीं है। बात यह है कि उनको गलती हुई है बकौल उनके, तो उनके पास अपील का राइट है ना, वहां जाए। अब उसके बदले में अगर आप ब्लैकमेल करें कि हम कमेटी छोड़ देंगे, हम हुकूमत के अपना किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये उनका पहले भी ये तजर्बा है, वो कर चुके हैं। अगर उसमें कामयाब रहे हैं तो इस्तीफा भी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सर अभी भी जो अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है, या उस दिन भी या चंद दिन कबल भी हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि ये 2 कार्ड तो हमने प्ले किए हैं, हो सकता है कि हम कौमी असम्बली और सेनेट की जो नशिस्तें हैं वहाँ से भी मुस्तफ़ी हो जाएं। अब ये सूरत हाल अगर इस तरफ जाती है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो खान साहब ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं उस पर वजाहतें भी आ रही हैं, तरदीदें भी आ रही हैं सामने, तो ये सूरत हाल फिर आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मैं देखिए जी, वो इस टाइम आइसोलेशन में है। किसी के साथ उनकी कोई सियासी लेन देन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। जहां वो बात करना चाहते थे वो उनके साथ करने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में वो बिल्कुल आइसोलेट होके रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने यही रवैया रखा जो उन्होंने रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है इससे उन्हें फायदा कोई नहीं पहुंच सकता। वो अगर अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और को देना चाह रहे हैं तो वो यकीनन दें, उस पर तो कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी गाड़ी छूट गई है और अब वो इस इंतजार में है कि किसी तरह उनका कोई सेफ एग्जिट उनको मिल जाए। इंतशार का शिकार है। उनके पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम सारा दिन देखते हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है कि आपने इनकलाब को नुकसान पहुंचाया है, कोई किसी तरह से। अब पता नहीं वो कौन सा उनका इनकलाब है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन सर जो उनका एक मुतालबा है इंतखाबात के हवाले से, वो हम नदीम अफजल चंद साहब के बयानात भी देख रहे थे, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के भी बयानात देख रहे थे। सर वो भी तो ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वो कोई शफाफ नहीं हुए। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतखाब जीतने पर सवालात उठाते हैं। देखिए, हम बिल्कुल यकीनन हम समझते हैं कि आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो शफाफ नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा रास्ता रोकने की कोशिश की गई और जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तब तक वो मजबूरी बन चुकी होती थी। उसको लाए बिना कोई चारा नहीं होता था तो तब वो आती थी। वगरना हमेशा यहाँ पे रिग्ड इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पे तहफुजात होते हैं, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उस सिस्टम से बाहर हो जाए, हम उस सिस्टम को डीरेल कर दें। इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस सिस्टम को बहाल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेके एक आम कारकुन तक हजारों की तादाद में हमारी कुर्बानियां हैं। और मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूं कि अगर अब ये गलती दोहराई गई तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ऐसी कुर्बानियां देने की मजीद गुंजाइश नहीं है और उसके अलावा किसी में ये हौसला भी नहीं है कि वो जान की कुर्बानी दे के इस मुल्क को मजबूत करे या इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करे। हाँ, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आप इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि मियाँ साहब अपनी नशिस्त पंजाब से नहीं जीत सके थे? मैं मियाँ साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं किसी ऐसे मियाँ बीवी को नहीं जानता जो ये रोला रो रहा और रोना कि मैं वो उसकी सीट जो है वो ठीक नहीं है।
अब या तो किसी मियाँ साहब का नाम ले लेना, या तो हर बीवी के साथ एक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेते हैं। अच्छा मियाँ साहब नहीं, देखे मियाँ साहब एक पार्टी के हेड हैं, शायद वो अपनी सीट तो ना हारे हो, लेकिन उनपे हाँ। काफी एतराजात हैं लोगों के, उनके इलेक्शन जो है उस पर तहफुजात भी हैं। कहते भी हैं लोग कि मियाँ साहब इस दफा अपनी सीट नहीं जीत सके, और जो लाहौर के रिजल्ट्स थे उनके मुताबिक मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब जीते भी नहीं है। अच्छा, तो सर फिर ये मौक़िफ़ तो आप नहीं समझते कि पीटीआई के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है फिर इन चीज़ों से? नहीं, मैं कोई पीटीआई का मुखालिफ नहीं हूँ, या मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूँ। मेरे वो जी। सियासी उनके साथ मुखालिफत है, मेरी कोई उनके साथ ज़ाती मुखालिफत नहीं है। तहरीक इंसाफ से मैं उनका नज़रियाती मुखालिफ हूँ, उनके नज़रिए से तो मेरा इख्तलाफ हो सकता है। मैं पैट्रियट हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस मुल्क के लिए चाहता हूँ कि बेहतरी हो। उसमें अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो हो जाती है। अब ये जरूरी तो नहीं कि तहरीक इंसाफ अजान दे रही हो और मैं कलमा भी ना पढ़ूं, ये कैसे मुमकिन है? चलें चलें, ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जो हाल ही में हुकूमत के फ़ैसले आए हैं, ख़ास तौर पर IMF के हवाले से, और जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से मुख्तलिफ़ हिदायत जारी की गई हैं, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और ओवरऑल जो मईशत के हवाले से गुफ्तगू एक हो रही है, या अपोजिशन का एक जो नैरेटिव है, या उनकी जो एक तनकीद सामने आ रही है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो मईशत के हवाले से हाल ही में हुकूमत ने कुछ बयानात भी दिए, और अपोजिशन ने ये दावा किया कि मईशत के हवाले से और कुछ कंपनियों के बाहर जाने के हवाले से आपके इल्म में है कि बात भी हो रही थी। और अब जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, और एक डेवलपमेंट ये है कि 25 सितंबर को 2 हफ्ते के लिए जो IMF की टीम है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेगी, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो एक टीम है उसको भी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देने के हवाले से IMF से रब्ते के हवाले से एक हिदायत भी की गई है। इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। पहले तो अब ये सैलाब की सूरत हाल के बाद जो एक मईशत के हवाले से और मुल्क में एक नए चैलेंजेस का एक जिक्र हो रहा है, आप किस तरह सर सूरत हाल को देख रहे हैं? कौन से चैलेंजेस नए जो हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं? So Nadir, this is a really good time to take stock कि मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए, प्रायर टू द फ्लड्स पाकिस्तान ये सोच रहा था कि एक स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने इट हैज़ टेकन होल्ड, और जैसे जैसे फंड की इंगेजमेंट आगे बढ़ेगी, रिजर्व्स का एक बिल्डअप होगा, एक जो अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें एक नुमाया कमी आ गई है, और इस तरफ हम मैक्रो स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते चले जाएंगे। बट मैंने हमेशा कहा था कि पाकिस्तान को ये जो पिछले 10, 12, 15 माह हैं जब से ये फंड का प्रोग्राम है, ये एक नादिर मौका था कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको ठीक कर लिया जाए। अगर आप फ्लड्स की सिचुएशन देखें तो ऑब्वियसली अब इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। अगर आप पुराने फ्लड्स में देखें तो 2022 में आप $30 अरब का एक, जिसमें इकोनॉमिक लॉस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी है, उसको मिलाकर दे चुके थे। सो हमें तो बड़ा केयरफुल होना चाहिए था पिछले 2, 2.5, 3 साल में कि हम वो बांध लेते। ये एक मुहावरतन यूज कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये था कि वाटर मैनेजमेंट को ठीक कर लेते, जिसका मतलब वाटर रिजर्वायर सिर्फ बनाना नहीं है, बट एक मच डीपर थिंकिंग है कि स्टोरेजेस कैसे बनती हैं, रेनफॉल जब आती है तो रिवर बेड्स कैसे इस चीज को यूज करते हैं, कल्टीवेशन की टाइमिंग क्या होते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग जो हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या, आई मीन अ वेरी वेरी डीप एनालिसिस। फिर जो $11 अरब का हमने बाहर से पैकेज लिया था उसमें जाकर हम इंश्योर करते कि जो प्रोजेक्ट्स चाहिए वो बन चुके होते। फिर जो इस तरह की हमने बना ली थी एक्सेसिव ऑन द रिवर्स तजावुजात, उनको निकालते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक एरिया है। इसी तरह एग्रीकल्चर में, जस्ट टू फिनिश, हम जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, जो रेजिलियंस है एग्रीकल्चर की, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, उनको देख लेते। देखिए, ये IMF आपको एक वक्त और स्पेस देता है जिसमें आप जाकर जो फंडामेंटल टास्क हैं उनको करते हैं। बार बार 24वीं बार IMF के दर पे खड़े हैं ना, तो ये मौका जो है इसको हमें फिर भी अभी हासिल है। कॉटन की इंपोर्ट, अगर कॉटन वाकई 5 मिलियन टन से नीचे फॉल कर जाती है तो $3 अरब की तो इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो हियर्स योर $6 बिलियन यू हैव टू थिंक अबाउट।
अगर क्रॉप्स स्लो हो जाती हैं, जस्ट आखिरी 2 पॉइंट, तो फिर क्या होगा? तो आपका जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जो शरह नमू है, जिस तरह इकोनॉमी ने ग्रो करना है, अगर वो कम हो जाती है, याद रखिए कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो पिछले साल थोड़ी सी नेगेटिव रही थी, 0.7% ओवरऑल, अगर वो इसी तरह कंटिन्यू करती है, बिकॉज हम अफराते ज़र की वजह से अपना पॉलिसी रेट जो है वो 11% से नीचे नहीं ला सकते। अब इन चीज़ों को मैनेज भी किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैनेज किया जा सकता। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खाकान साहब, ये जो माजी को अगर हम देखें तो माजी में हुकूमत ने कई फैसले किए जिस पर IMF की जानिब से उनको गो हेड नहीं मिल सका था। अब जो मुतासरीन के हवाले से मुख्तलिफ फैसले सामने आ रहे हैं, या बिजली के बिलों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा, IMF से राब्ते की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि किस हद तक ये मुमकिन होगा रिलीफ देना, और IMF की तरफ से कोई इनकार तो नहीं है सामने आ सकता? सो इन इमरजेंट सिचुएशंस आप कुछ रिलीफ तो दे सकते हैं, बट अगेन उस रिलीफ को टारगेट किस तरह करेंगे ये देखना पड़ेगा कि नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहिकीन है, आप उस तक ही पहुंचना चाहते हैं या बियॉन्ड जाना चाहते हैं। तो पहले तो ये डिपेंड करेगा। नादिर, देखिए पाकिस्तान ने बहुत से IMF के प्रोग्राम एंटर जरूर किए हैं पर कंप्लीट कभी नहीं किया, ये भी याद रखिए। एक्सटेंडेड ये जो फंड फैसिलिटी, जो लॉन्गर टर्म फैसिलिटी है, तो 13-16 के अलावा पाकिस्तान कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए 13-16 का प्रोग्राम, उस कोर टीम में जिसने इसको हतमी शक्ल दी थी। और आप कहेंगे कि जी मेरा 3000 का PSDP है पूरे ये जो प्रोविंसेस, चारों प्रोविंसेस का, जिसको आप ADB एनुअल डेवलपमेंट बजट कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ये अगर 3000 का है, उसमें से अगर आप 200 अरब किसी तरह शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत ली जा सकती है। और वो सर्कुलर डेट की मद में, क्योंकि पेमेंट्स नहीं होती, किसी सूबे ने दी और रिलीफ आ गई बट उस सूबे ने वो पेमेंट नहीं की, मैं एक ये तासुर जो फंड को है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इतना जामे चीज सामने रखेंगे तो जरूर कर लेंगे। बट देखिए अभी तो रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम, क्लियरिंग का काम, डोमेस्टिक जहां मूवमेंट का इशू है उसका काम, ये तो फौरी तौर पे कर लीजिए ना। आपके पास जो बहुत बड़ा 3000 अरब मौजूद है उसको यूज कर लीजिए। इसी तरह 1000 PSDP में पड़ा हुआ है, इन 4000 को आप यूज कर लें जहां जहां सड़कें, ब्रिजेस, सो दैट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज है उस पर। फिर उसके बाद बाहर देखें कि क्या आप प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिनसे आप कुछ रकम बाहर से एडिशनल ला सकें। इसी तरह फंड के साथ मैक्रो जो फ्रेमवर्क है उसका रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। 4.2% की ग्रोथ इनविजिज की थी पाकिस्तान ने, अथॉरिटीज ने। अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद मुश्किल होगी कंसिडरिंग दी एग्रीकल्चर। अब एस्टिमेट्स इनिशियल आ जाएं, अब तो आप सर्वेज से, सैटेलाइट से, सुपारको के थ्रू ये सारे सर्वेज लेके, और 25 तक तो ये काम सारा कंप्लीट करना पड़ेगा अगर फंड के साथ। और अगेन देखिए बात ये कि मैं फिर कहता हूँ, अब शॉर्ट टर्म ना सोचें, जिसका क्या मतलब है कि हम सोचें किसी को रिलीफ दे दें, किसी को पैसे दे दें। आप क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सोचें, दैट्स लॉन्ग टर्म। देखिए प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी को डिफरेंशिएट करें। अथॉरिटीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर अनएबल टू, इट इज अ प्रोजेक्ट टू डू कि आप एग्रीकल्चर का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर देते हैं। इट इज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क कि आप क्रॉप इंश्योरेंस को पूरे मुल्क में नाफिज कर देते हैं, जिससे अगर नुकसान हुआ हो तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस फर्क को समझें। पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म, दे आर वेल थॉट आउट, and they are thought out only by economists, agriculturists, or people who have knowledge of these things. They are modeled and then implemented. Projects जो होते हैं कि हमने कोई नहर बना ली, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, that has to be separated from the long term policy thinking. चारों हुकूमतों ने करना है ये काम, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और सिंध। पाकिस्तान तैयारी के साथ, फंड के साथ इंगेज करता है, कितनी मॉडलिंग करता है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डैमेजेस की असेसमेंट इनिशियल आती क्या है। लास्ट टाइम तो हमने बहुत बड़ी डैमेज की असेसमेंट दी थी। लेट्स सी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लॉसेस हैं क्या, एंड लेट्स वेट इट आउट। बट फिर बात वहीं आके रुकी है नादिर कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी करेक्ट ना हो, और अब हम आज चुके सिर्फ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से हमने देखा है, तो फिर जब शॉक लगता है इकोनॉमी को, जैसा एक्सोजेनस शॉक लगा है, तो जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता है। पर अगर फंडामेंटल्स साउंड हो और ठीक किए हों और लिंगरिंग इश्यूज को टैकल किया हो, तो आप इन एक्सोजेनस शॉक को, जिसे कहते हैं, एक तरह से सह लेते हैं विद मिनिमल डैमेज। आई थिंक दैट इज वेयर। ठीक है, लेकिन खाकान साहब, ये हाल ही में आपके इल्म में होगा कि एक तासुर दिया गया कि मुल्क से कई कंपनियां जो हैं वो बाहर जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं
फिर चंद दिन कबल एक खबर ये आई कि जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है उसने अपना काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर समझें कि वो बंद कर दिया है। फिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक खबर सामने आई कि चाइना ने जो शेयर्स ख़रीदने थे या जो उनका इंटरेस्ट था उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है, शायद इस तरह की कुछ खबरें सामने आई। तो ये सूरत हाल अगर ये हकीकत है तो आप समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये हकीकत है कि अभी भी जो बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान आने के लिए सोच रही हैं, लेकिन मुश्किलात अभी भी हैं, और ये हकीकत है कि कंपनियां बाहर जा रही हैं, बाहर से कंपनियां पाकिस्तान नहीं आ रही। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है और क्या वो अट्रैक्टिव इनफ है फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज जिसे आप कहेंगे FDI इनटू पाकिस्तान। आप यामाहा की गुफ्तगू कर रहे हैं, आई एम वेल अवेयर कि यामाहा जो है उसने अपने मोटर बाइक्स बनाने का जो प्लांट है, एक ये भी हो सकता है कि बहुत कंपटीशन लोकली मिल रहा हो इस वजह से और वो स्केल पे काम ना कर रहे हो। दूसरा, आपने जिस चाइनीज कंपनी का जिक्र किया, उनको तो कई साल हो गए हैं पाकिस्तान में ये कोशिश करते हुए कि के इलेक्ट्रिक का टेक ओवर हो, और वो अब वापस जा रहे हैं। पर इसी तरह कई नई कंपनीज आई भी हैं। सो एक तो यह प्रोसेस चलता रहता है। सो वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ न्यू कंपनीज जो एंटर भी की हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। देखिए ना, जब हम टेबल पर बैठते थे, एंड दिस इज द मोस्ट सीरियस थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, हम 29% को बतदरीज 25 पे ले जाने की गुफ्तगू कर रहे थे 16, 17, 18, 19 में, ठीक, कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करें। आज वो 39 पे चला गया है, 29 प्लस 10%। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं, वेलफेयर फंड, EOBI, ये सब ऐड करें तो ये 42-43 है टैक्स। अब उसके बाद अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से पैसे निकालना चाहता है तो वो डिविडेंड निकालेगा, डिविडेंड पे 15% टैक्स है। तो यार इफेक्टिवली यू आर टेकिंग मी ओवर 50-55% टैक्सेशन ब्रैकेट। अब गो टू UAE में क्या टैक्स है? सिफर पर्सनल इनकम टैक्स 9%, आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। Here again the discussion with the fund becomes very important. Everything in Pakistan और generally जब फंड की engagement मुल्कों में होती है, मैं बहुत से मुल्कों को ये कहता हूँ, वो लेंस होता है taxation and taxation on the already taxed, and that is what is happening in Pakistan as well. तो आप उनको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि कैसे बतदरीज पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर किया जा सकता है। ये तो एक चीज रखी है ना। आगे चलिए, डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। कभी कभी मैं कहता हूं कि जो 1991 में इंडिया की डीरेगुलेशन का प्रोसेस मनमोहन सिंह ने रन किया था, अगर हम उसका भी जायजा लें तो शायद पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू वेयर द इंडियन इकोनॉमी, जिसको डिसमेंटल किया एक कंट्रोल एंड कमांड और निकाल के 3 लफ्ज है ना इसमें, जो वॉशिंगटन कंसेंसस का एक डॉक्यूमेंट था, वो क्या है? और आखिरी बात फिर वही कहूंगा कि एनर्जी सेक्टर की एम्बियंस को ठीक करना, ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब सैलाब के बाद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके हवाले से जो हुकूमत के फ़ैसले सामने आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो टीम को IMF से रब्ते का कहा गया है, तो देखना ये होगा कि किस हद तक वो बिजली के बिल्स हों या ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज हो, उससे जो मुतासरीन हैं उनको किस हद तक रिलीफ जो है वो मिल सकता है, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।